अब हम लोग आगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा वो हमें पढ़ना है यहाँ पे, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है और आसान सा है, थ्योरेटिकल है। अभी समझ लेते हैं इसको क्या है ये। टेम्परेचर का इफेक्ट समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि कोलिजन थ्योरी क्या है। कोलिजन थ्योरी में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि मान लो एक रिएक्शन है जिसमें टू रिएक्टेंट्स ए और बी रिएक्शन करके सी देंगे, तो प्रोडक्ट बनने के लिए ए और बी इनमें कोलिजन होना जरूरी है। ये कोलिजन करेंगे तो ही प्रोडक्ट बनाएंगे। क्लियर। अब ये बताओ कि यहां जो कोलिजन होंगे, क्या हर कोलिजन से प्रोडक्ट बन जाएगा? नहीं, यहां टू बैरियर्स होते हैं जिनकी वजह से सारे के सारे कोलिजन्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते। क्लियर। सबसे पहले माना जाता था कि जो रिएक्शन की रेट है ना वो ये होगी रेट इक्वल टू Z12। Z12 क्या है? Z12 ऐसे है कि जैसे मान लो एक कंटेनर है, इसमें केवल ए पार्टिकल्स हैं, बस केवल ए पार्टिकल्स। मतलब रिएक्टेंट कौन है? ओनली ए। अगर इनके बीच में कोलिजन होती है तो यहां जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी मतलब पर सेकंड कितनी कोलिजन होती है, उसको हम बोलते हैं Z11। और अगर यहां पे टू टाइप के पार्टिकल्स हैं, ए बी है और बी बी है, रिएक्टेंट कौन है? ए और बी। ए और बी आपस में कोलिजन करके प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उस कोलिजन फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं Z12। टू डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, उनमें कोलिजन हो रही है, पर सेकंड जो कोलिजन होंगे उसको क्या बोलेंगे? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो पहले क्या माना जाता था कि रेट है वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती होगी, मतलब पर सेकंड जितनी भी कोलिजन होती होंगी वो सारे के सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते होंगे। सही बात ना। कोलिजन फ्रीक्वेंसी आपने नाम सुना है पहले? हाँ, ये इस बार नीट में भी पूछा गया था। नीट में ऐसे था, कोलिजन फ्रीक्वेंसी के बारे में था डायरेक्टली कि अगर हम एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो इनमें से कौन बढ़ेगा? समझ गए मेरी बात? कई सारे ऑप्शन दे रखे थे, उसमें एक ऑप्शन था कोलिजन फ्रीक्वेंसी, है ना। इसको हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि जैसे ये अपना रूम है, इसमें टोटल 20 पार्टिकल्स हैं और वो 20 पार्टिकल्स आपस में कोलिजन कर रहे हैं। बंद कर दो इसको। 20 पार्टिकल्स आपस में कोलिजन कर रहे हैं और पर सेकंड जितनी कोलिजन होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। सुनना सही से बात, है ना। पर सेकंड जितनी कोलिजन होंगे उसको बोलेंगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब मान लो आपको नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ाने हैं पर सेकंड, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, तो क्या तरीका हो सकता है? सोचो। हम इस रूम में 20 लोग खड़े हो जाते हैं और आपस में एक दूसरे को टच कर करके आएंगे, वो जो टच करके आएंगे वही कोलिजन मान लो, तो क्या तरीका हो सकता है कि ये कोलिजन हम बढ़ा दें? एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम अपनी स्पीड बढ़ा दें, है ना। पहले मैं धीरे धीरे जाके टच करके आ रहा था और मैं दौड़ के जाऊंगा, तो बताओ पर सेकंड कोलिजन ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे? स्पीड बढ़ा दे मतलब टेम्परेचर बढ़ा दो। गैस के पार्टिकल्स में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसकी वजह से होती है? हाँ, आपने पढ़ा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 RT पर मोल। समझ गए ना। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ती है एक तो टेम्परेचर के बढ़ाने से। अच्छा, ऐसा कर दें तो कि मैं रूम की साइज आधा कर दूं, हाफ कर दूं, तो क्या होगा? अब मीन फ्री पाथ कम हो जाएगा। मीन फ्री पाथ मतलब दो कोलिजन्स के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो कम हो जाएगी। अब मुझे कोलिजन करने के लिए कम डिस्टेंस तक ही जाना पड़ेगा। बताओ कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? या जो वो 20 जने हम खड़े थे वो 20 की जगह 50 ले लें तो बढ़ जाएगी। तो तरीका ये हुआ कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ाने हैं तो दो तरीके हैं, या तो टेम्परेचर बढ़ा दो या
कॉन्सेंट्रेशन कम कर दो। देखो कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, या तो वॉल्यूम को कम कर दो, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। अरे 20 पार्टिकल पहले बड़े रूम में थे, अब छोटे में आ जाए तो कोलिजन ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे? या वॉल्यूम ना चेंज करके नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा दो। सही बात है ना, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएंगे तो भी कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार इंपॉर्टेंट हो ही गया, नीट में आएगा तो ठीक। लेकिन आप लोग ऐसे सुन रहे हो जैसे आपकी मेमोरी है वो इतनी खतरनाक है कि बस आपने याद कर लिया, अब जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। ये लिख भी लिया करो साथ में, कॉपी खोलते हो तो। नहीं लिखा हुआ आपकी कॉपी में, ऐसा लगता है प्रवचन सुनने आते हो बस। लिखो बेटा, रहने दे, ये पेज खो जाएगा फिर बाद में वैसे ही। हाँ मतलब कोई भी पेज मिला उसमें लिख देता हूं। वो नोट्स वाली कॉपी है ना, साथ रख लिया करो, है ना, कुछ भी ऐसे पॉइंट आए इंपॉर्टेंट बेलो इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया करो। लिखो कोलिजन फ्रीक्वेंसी, या एक सेकंड रुक जाओ पहले, मैं सारा ही लिखवा दूंगा क्योंकि ये बात भी नहीं लिखी हुई, ये एनसीईआरटी में दे रखी है। थोड़ी देर रुको, 5 मिनट, मैं पहले समझा दूं, है ना, फिर लिखवा दूंगा सारा। ओके, ये मैंने क्या समझाया आपको? हम पहले ये मानते थे कि जितने भी कोलिजन्स हैं वो सारी की सारी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती होंगी, तो जो रेट है वो किसके इक्वल आई? कोलिजन फ्रीक्वेंसी के। फिर बोला गया नहीं, ऐसा नहीं होता, सारी कोलिजन्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होती। वहां दो बैरियर्स आते हैं। कौन कौन से बैरियर्स? पहला है एनर्जी बैरियर, ये डिस्कशन हुआ था शायद थोड़ा बहुत अपना, है ना, मैं रिपीट कर देता हूं। एनर्जी बैरियर, एनर्जी बैरियर क्या होता है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास एक सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए, अगर वो एनर्जी नहीं होगी तो प्रोडक्ट में कन्वर्जन नहीं होगा। उस एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, और इसको हम ग्राफ से ऐसे समझाते हैं। मान लो मैं पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाऊं, तो ये रिएक्टेंट है, ये मान लीजिए प्रोडक्ट है। तो रिएक्शन कैसे हुई, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। और ये बनाया मैंने। अब देखो ये रिएक्टेंट था, चाहता तो ये ऐसे कैसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता, पर नहीं। इस रिएक्शन को होने के लिए भी पहले आपको कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और ये जो पूरा एनर्जी प्रोफाइल है इसका, यहां से लेके यहां तक, इसको बोलते हैं ईटीएच, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है एक्टिवेशन एनर्जी प्लस जो रिएक्टेंट की ऑलरेडी एनर्जी है, उनका सम। ओके, ये ग्राफ किसमें बनाया मैंने? पोटेंशियल एनर्जी में। अगर मैं ये ग्राफ काइनेटिक एनर्जी के साथ बनाऊं, काइनेटिक एनर्जी नहीं, काइनेटिक एनर्जी और फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स। क्या आपने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व सुना हुआ है? वो क्या होता है सुनो, कि मैंने एक कंटेनर लिया, इसमें खूब सारे गैस के पार्टिकल्स रखे हुए हैं। कंटेनर का आइडियल गैस है ये, कंटेनर में गैस का टेम्परेचर है 300 केल्विन। यहां जितने भी पार्टिकल्स हैं क्या वो सेम वेलोसिटी से चल रहे होंगे? नहीं, वो सब डिफरेंट डिफरेंट से चल रहे होंगे। डिफरेंट डिफरेंट से चलते हैं, तभी तो हम यहाँ पे वी एम पी, वी आर एम एस, वी एवरेज ये कैलकुलेट करते थे। एवरेज कब करना पड़ता है आपको? जब यहां डिफरेंट डिफरेंट हो। जैसे आपके 3 सब्जेक्ट हैं, सभी में 80 80 80 मार्क्स आए, तो एवरेज की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, 80% मार्क्स है। एक में 70, एक में 80, एक में 90 आए तो अब एवरेज करना पड़ेगा। ओके, तो अगर हम यहां पर ग्राफ बनाएं, इधर तो स्पीड है और इधर फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल है, फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो मैक्सवेल ने ये कर्व ऐसा बनाया था। ये जो वेलोसिटी है इसको हम क्या बोलते थे, याद है आपको? इस वेलोसिटी को हम बोलते थे यूएमपी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। आइडियल गैस में आया था। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होती है? वो वेलोसिटी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो रखते हैं।
बात समझे? अब आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, वो तो हाफ एम वी स्क्वायर ही होता है। तो जिस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन वेलोसिटी के साथ आएगा उसी तरीके का काइनेटिक एनर्जी के साथ आएगा। इस ग्राफ के हिसाब से जिन पार्टिकल्स की वेलोसिटी काफी कम है उनका फ्रैक्शन या उनका नंबर कम है कि ज्यादा? कम है। जिनकी काफी ज्यादा वेलोसिटी है वो भी कम है। अधिकतर कौन से हैं? मॉडरेट वाले। देखो ये कम वाली वेलोसिटी है, ये इनका नंबर है, नंबर आ रहा है। ये ज्यादा वाली वेलोसिटी है, ये इनका नंबर है। ये एवरेज वाली वेलोसिटी है, ये इनका नंबर है। तो ये जो ग्राफ बना ना, वो ग्राफ ऐसा बना। बात समझ के? मान लीजिए ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना, ये ग्राफ काइनेटिक एनर्जी के साथ था, ये एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल है। वैसे बताओ इस ग्राफ में एरिया अंडर कर्व कितना आएगा? अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स में और काइनेटिक एनर्जी में ग्राफ होता तो एरिया अंडर कर्व आता टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स के इक्वल। अभी फ्रैक्शन में है तो एरिया आएगा सम ऑफ ऑल द फ्रैक्शंस। अगर मैं सारे फ्रैक्शंस को ऐड कर दूं तो क्या बनता है? फ्रैक्शन का मतलब होता है एक में से। जैसे परसेंटेज होता है ना 100 में से, फ्रैक्शन क्या होता है? एक में से। और एक में से जो था उन सबको ऐड कर दे हम तो क्या बनेगा? 1 बन जाएगा। तो इस पूरे का जो एरिया है वो तो है यूनिट 1। ये मान लीजिए एक्टिवेशन एनर्जी की इक्वल है, इतनी काइनेटिक एनर्जी। तो ये वो पार्टिकल्स हैं जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी है। बात समझे? ये वो पार्टिकल्स हैं जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी है। इन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं एक्टिव पार्टिकल्स। एक्टिव पार्टिकल्स। और इस रीजन में जो पार्टिकल्स हैं अगर वो कोलिजन करेंगे तो प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, ये अगर कोलिजन करेंगे तो प्रोडक्ट बना सकते हैं। बात समझे? इतना पढ़ने के बाद आपसे बोर्ड में पूछा जा सकता है कि एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन लिखो। मिनिमम नहीं, बस वो पहली लाइन सुन ले, पहले वो वर्ड सुनना है मुझे। मिनिमम मिनिमम रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो डिफाइन कर रहे हैं। मिनिमम रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करना है इसको। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में चाहिए। बात समझ गए ना? है ना, मिनिमम रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी ये लिखना होगा, है ना, एनसीईआरटी में ये डेफिनेशन है। तो ये है एक्टिव पार्टिकल्स। मैक्सवेल ने इतनी बड़ी इक्वेशन लिखी थी, है ना, और उसके बेसिस पे उसने खूब सारे डेरिवेशन किए थे। हमें डेरिवेशन पे नहीं जाना, हमें देखना है कि अगर मैं ये एरिया कैलकुलेट करूं, कौन सा एरिया? एक्टिव पार्टिकल्स वाला, तो ये एरिया हमें मिलता है ई रेस टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी। क्लियर? ये आपको सीधे सीधे याद करना है। मतलब यहां से मुझे कंक्लूजन मिला कि फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव पार्टिकल्स ये होगा ई रेस टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी। अगर मैं आपसे पूछूं परसेंटेज ऑफ एक्टिव पार्टिकल्स, बोलो। फ्रैक्शन मतलब एक में से, परसेंटेज मतलब 100 में से। एक में इतना है तो 100 में इंटू 100, इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। पहले आप फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर लेना, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देना। ओके, है ना, ये बात सीधे सीधे आपको याद करनी है। ये जो फॉर्मूला है इसको देखकर बताओ कि अगर मैं टी को इंक्रीज करता हूं, टेम्परेचर को, तो फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव पार्टिकल बढ़ेगा कि कम होएगा? बढ़ेगा ना। हाँ, देखिए अगर आप टी को बढ़ाते हैं, ये तो 1/t है लेकिन आगे नेगेटिव साइन है। 1/t है लेकिन नेगेटिव साइन है, तो टी को बढ़ाने पर एक्टिव पार्टिकल बढ़ेंगे। अगर एक्टिव पार्टिकल बढ़े तो एक्टिव पार्टिकल्स की कोलिजन भी बढ़ेंगी, और कोलिजन बढ़ी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी।
सही बात है ना? तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज इंक्रीज करती है, इररेस्पेक्टिव द नेचर ऑफ रिएक्शन, चाहे वो एक्सोथर्मिक हो या वो एंडोथर्मिक हो। इस बात को हम ग्राफ से भी समझा सकते हैं। देखिए, मान लीजिए ये ग्राफ है ना, वो T1 टेम्परेचर पे है, सपोज करिए T1 पे है ये। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं, T2 कर दूं इंक्रीज करके, तो इस ग्राफ पर क्या इफेक्ट पड़ता है? हाँ, इसकी हाइट कम हो जाती है और विड्थ बढ़ जाती है। ये ग्राफ ऐसा बन जाता है। ये हो गया T2। अब आप मुझे खुद ही बता दो कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो एक्टिव पार्टिकल्स का फ्रैक्शन है वो पहले से ज्यादा हुआ कि कम? ज्यादा हो गया। तो यहां से भी कंक्लूड कर सकते हैं, फॉर्मूला देख के भी आपको पता चल रहा है। बात समझे? कोलिजन थ्योरी वालों ने अब इस फॉर्मूले में एक करेक्शन किया। क्या करेक्शन किया? पहले बोलते थे जितने भी कोलिजन है सब प्रोडक्ट बनाती हैं, अब बोला नहीं, जो एक्टिव पार्टिकल्स हैं उनकी कोलिजन से ही प्रोडक्ट बन सकता है। तो Z12 तो क्या है? सारे पार्टिकल्स की कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं, अब ये क्या है? अब इस पूरी टर्म को आप बोल सकते हो कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्टिव पार्टिकल्स। एक्टिव पार्टिकल्स, क्लियर? मैं कोलिजन इसको कोलिजन थ्योरी को आरएनएस से रिलेट करूंगा और एक जगह खत्म कर दूंगा बिल्कुल शॉर्टकट में, है ना? ऐसे डिटेल से पूरा नहीं पढ़ के, यहाँ पे सारी बातें आ भी जाएंगी, कुछ छूटेगी नहीं कोई बात, है ना? ये इतनी बात समझ में आ गई क्या? ओके। अभी तक हमने क्या पढ़ा? टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, चाहे एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक्टिव पार्टिकल्स का फ्रैक्शन बढ़ जाता है। एक्टिव पार्टिकल का फ्रैक्शन आपको सीधे सीधे याद करना है। आप बताओ, ये जो वैल्यू आएगी वो 1 से कम आएगी या 1 से ज्यादा आएगी? भाई फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन मतलब एक में से, तो डेफिनेटली एक से कम आएगी। अगला कंक्लूजन आया, अगला बैरियर आया, ओरिएंटेशन बैरियर। ओरिएंटेशन बैरियर या स्टेरिक बैरियर। वो क्या होता था कि जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन है, 2NO2 gives N2O4। NO2 एक ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है ना, रेडिश ब्राउन कलर की गैस होती है। लो टेम्परेचर पे NO2 है, वो डाइमर बना लेती है। क्या बना देती है? N2O4। डाइमर बनने के लिए दो मैकेनिज्म दी गई या दो कोलिजन के बारे में बात हुई। देखो ऐसा होता है क्या NO2? बैंड शेप, एक तो यहां कोलिजन हुई और डाइमर बने। एक ये कोलिजन हो और डाइमर बने, किसमें प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है? फर्स्ट वाले में, क्योंकि यहां रिएक्शन क्या होती है, ये दोनों लोन पेयर मिलके एक कोवलेंट बॉन्ड बना देते हैं। ओके, ऐसा किस में पॉसिबल है? फर्स्ट वाले में। सेकंड वाले में नहीं है पॉसिबल। मतलब ये है ना, ये सब के सब एक्टिव पार्टिकल हैं, सबके पास एक्टिवेशन एनर्जी है। अब अपन एक्टिव पार्टिकल की बात कर रहे हैं, जो एक्टिव नहीं है वो तो प्रोडक्ट वैसे नहीं बना सकते थे। अब मैं बोल रहा हूं कि एक्टिव पार्टिकल भी हर कोलिजन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कोलिजन्स प्रॉपर ओरिएंटेशन में होनी चाहिए। तो ये प्रॉपर ओरिएंटेशन है, ये इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है, इससे प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर्मूला तो ये भी सही नहीं है, इसमें तो ओरिएंटेशन की बात ही नहीं हुई। फिर उन्होंने इंक्लूड करा पी। पी क्या है? स्टेरिक फैक्टर, जो किसको रिप्रेजेंट करता है? ओरिएंटेशन बैरियर को। पी को आप बोल सकते हो प्रोबेबिलिटी फैक्टर। कौन सी प्रोबेबिलिटी? करेक्ट ओरिएंटेशन में, प्रॉपर ओरिएंटेशन में होने वाले कोलिजन्स की प्रोबेबिलिटी। पी की वैल्यू 1 से कम आएगी। और सॉरी कोलिजन्स प्रॉपर ओरिएंटेशन में होते तो अपन क्या बोलते? P1 आया, है ना?
अगर कुछ भी थोड़ी बहुत कोलिजन भी इम्प्रॉपर हुई, मतलब प्रोबेबिलिटी 1 नहीं है, 1 से कम है। फाइनली ये कोलिजन थ्योरी वालों ने रेट लो दिया कि टेम्परेचर का इफेक्ट आपको ऐसे समझाना है। इतनी बात समझ गए, है ना? कोलिजन थ्योरी को बिल्कुल शॉर्ट में मैंने खत्म कर दिया, यही थी कोलिजन थ्योरी। अब आर्हेनियस आता है, वो बोलता है कि इसको इतना डिटेल से क्यों बता रहे हो? नहीं, आर्हेनियस की थ्योरी इंडिविजुअल है अपनी, इससे कोई रिलेशन नहीं है उसका, मैं रिलेट कर रहा हूं कि मान लो मुझे अलग अलग नहीं पढ़ना, मैं तो एक साथ याद करूंगा। तो बोलता है कि देखो, ये जो दो चीजें हैं, अब मैं क्या बता रहा हूं आपको, वो बोलता है इन दो चीजों को तो आप बोल दो ए। ए मतलब, अभी मैं लिख देता हूं पहले, इनटू ई ए बाय आर टी। ये वाला पार्ट तो ऐसे लिखना है, इन दोनों को इंक्लूड करके क्या बोल दिया गया, ए। फिर देखिए, आप बोलते हैं कि रेट इक्वल टू के ए, ऐसे होता है। अगर आप मान लो फर्स्ट ऑर्डर है, कोई सा भी ऑर्डर हो, तो मान लो टेम्परेचर का इफेक्ट आप पढ़ रहे हो, तो डेफिनेटली आप कंसंट्रेशन को तो चेंज नहीं करोगे, नहीं करोगे ना। टेम्परेचर का इफेक्ट जानना है, तो आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपने एक रिएक्शन ले ली बस, अब उसी का टेम्परेचर एक बार लो रखोगे, एक बार हाई रखोगे, रेट कंपेयर करोगे। तो जैसा रेट के साथ होगा वैसा ही के साथ होगा। मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं, डेरिवेशन अलग है। डेरिवेशन में तो के अपने आप ही आ जाता है, पर हम तो सीधा इसको याद करेंगे। तो ये हो गया के, ये हो गई आर्हेनियस इक्वेशन। बात समझ गए? अब जो ए है ना, ए, इसको क्या बोलते हैं बताओ? एक तो आर्हेनियस फैक्टर बोल ही देंगे, दूसरा ये एक्सपोनेंशियल से पहले है, इसके लिए बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। और एक जो इसका इंपॉर्टेंट नाम है, क्या इस ए में कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्लूडेड है? फ्रीक्वेंसी फैक्टर। आपसे बोले कि ए किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आप बताएंगे ए रिप्रेजेंट करता है कौन सी फ्रीक्वेंसी को? प्रॉपर ओरिएंटेशन में होने वाली कोलिजन को, कोलिजन फ्रीक्वेंसी को, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी फैक्टर। देखो प्रॉपर ओरिएंटेशन मैंने क्यों बोला, क्योंकि इसमें पी इंक्लूड हो गया। देखो ये तो था फ्रीक्वेंसी फैक्टर, और पी इंक्लूड होते ही प्रॉपर ओरिएंटेशन वाला फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ये कोलिजन थ्योरी है, ये आर्निश इक्वेशन है। दोनों का कंक्लूजन बताओ सेम आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। हमें ऐसे ध्यान रखना है, ये इक्वेशन शायद आपने नहीं लिख रखी, ये लिखनी है क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखी है। अब वो मैं बात लिखवा देता हूं जिसकी बात कर रहा था, एक बार लिख लीजिए इसको। वही लिख दो, कोलिजन ऊपर लिख दो, एक लाइन में आ जाएगी। हाँ, इसको कोलिजन फ्रीक्वेंसी के ऊपर लिख दो। इतना तो नोट कर ही लो पहले, जितना लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में इसको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, जैसे मैंने बोला है ना, सारी स्टेटमेंट लाइन एग्जैक्टली वही लाइन लिखी हुई है। लिख लिया? Z12 का मतलब लिखो यहाँ पे, Z12 इक्वल टू, लिखो Z12 इक्वल टू collision frequency between two different particles, yet of two different particles, collision frequency of two different particles, Z12 equal to collision frequency of two different particles। एक और लाइन लिखोगे, collision frequency increases,
अगला पॉइंट है, या Z12 लिख दो, या कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो भी लिखना चाहो। कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस इफ collision frequency increases if, फर्स्ट पॉइंट लिखोगे, कैसे कैसे इंक्रीज कर सकते हो, टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीजेस। सेकंड, प्रेशर के बारे में क्या बोल रहे हो, प्रेशर बढ़ाना मतलब, प्रेशर आप दो तरीके से बढ़ा सकते हो या तीन तरीके से बढ़ा सकते हो। एक बढ़ा सकते हो मोल बढ़ा दो, देखो ना, P इक्वल टू nRT बाय V। आप मोल बढ़ा के प्रेशर बढ़ा सकते हैं, मोल बढ़ेंगे तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। आप टेम्परेचर बढ़ा के फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं, प्रेशर बढ़ा सकते हैं तो भी बढ़ेगी। आप वॉल्यूम कम करके भी प्रेशर बढ़ा सकते हैं, है ना। सेकंड लिखोगे प्रेशर इंक्रीजेस। थर्ड है कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, कंसंट्रेशन इंक्रीजेस है ना, इस ब्रैकेट में लिखना, एम क्या होता है एन बाय वी। तो आप एन इंक्रीज करके Z12 को बढ़ा सकते हैं, या वॉल्यूम को डिक्रीज करके Z12 को बढ़ा सकते हैं। वैसे ये चीज आइडियल गैस में पढ़ाई जाती है ना, पर आप लोगों को पढ़ा हुआ नहीं है, नीट में आ गया इसलिए मैं यहां बता रहा हूं। अब मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे आता हूं, तो वो आपको सारी आरएनएस इक्वेशन से मिलेंगी, है ना। ये Z12 की कैलकुलेशन अगर अपने सिलेबस में नहीं है, तो मैं सीधा आरएनएस इक्वेशन लिख रहा हूं। सबसे पहले मुझे बता दो कि अगर मैं यहां ग्राफ बनाऊं के और टी का, तो कैसा आएगा। इसको जानने के लिए देखो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के क्या होगा। तो आपको पता है कि टी बढ़ाने पर के बढ़ता है, तो के की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब टी मैक्सिमम होगा। और टी मैक्सिमम कितना होगा, टी मैक्सिमम होगा इनफाइनाइट। समझ गए ना, जब टी इनफाइनाइट होएगा तब के मैक्सिमम होएगा। अब इसमें आप टी इनफाइनाइट पुट करो, तो समथिंग बाय इनफाइनाइट जीरो, ई की पावर जीरो वन, तो के की जो मैक्सिमम वैल्यू है ना बच्चों, वो तो आनी है ए लास्ट में, है ना। क्या होगा, जो के है वो ए के इक्वल हो जाएगा। इनिशियली है ना, वो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ के इंक्रीज कर रहा होगा। तो ये जो ग्राफ है वो ऐसा बनना चाहिए, इस टाइप से ये ग्राफ बनना चाहिए, लास्ट में एक के बराबर आ जाए। सही बात है। पर हम जो भी ग्राफ बनाते हैं ना, वो एक एक्सपेरिमेंटल ग्राफ होता है, ना कि कोई थ्योरेटिकल ग्राफ होता है। एक्सपेरिमेंटल ग्राफ का मतलब है कि आप कभी भी टी इनफाइनाइट यूज नहीं कर सकते। टी इनफाइनाइट कितना होता है ये पता ना, इसका मतलब आप उसको ग्राफ में भी शो नहीं कर सकते। इसलिए जब भी ये ग्राफ आएगा, आपको केवल इतना पार्ट शो करना है, उससे आगे का नहीं। बात समझे, बोल ही नहीं रहे यार, है ना। तो आप अपने नोट्स में भी ये ग्राफ बनाओ, या उस पार्ट को सही कर दो थोड़ा सा, जो उसमें स्ट्रेट लाइन कर दिया ना, वो हम ग्राफ में शो नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन जेई एडवांस में भी आया हुआ है, जेई मेंस में भी आया हुआ है, दोनों बार ऐसा ही ग्राफ था जैसा मैंने बनाया। क्लियर है। ये जो इक्वेशन है के इक्वल टू ए
ई ए बाय आर टी। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एल एन के इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए बाय आर टी, लिख सकता हूं बच्चों। 2.303 log k इक्वल टू 2.303 log a माइनस ई ए बाय आर टी। सो log a log k इक्वल टू log a माइनस ई ए बाय 2.303 आर टी। ये फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है। ओके, यहां से आपको ग्राफ बनाना है, तुरंत ही बना दो, स्लोप इंटरसेप्ट सब लिख दो। दिख रहा है इक्वेशन? तो ये आपने लिया हुआ है वाई एक्सिस पे, 1/t को लिया हुआ है एक्स एक्सिस पे, इसके आगे ये इसका नेगेटिव स्लोप और ये इंटरसेप्ट y इक्वल टू सी माइनस एम एक्स। कैसा ग्राफ? ऐसा ग्राफ। स्लोप कितना? माइनस ई ए बाय 2.303 आर। ओके, ध्यान रखेंगे यहां पे, अगर यहां एल एन लिखा होता एल एन, तो फिर इसका स्लोप ये आता। सही बात? हाँ, दोनों ऑप्शन होंगे, थोड़ा केयरफुली देखेंगे। अगर 10 बेस पे है तो ये 2.303 और आ जाएगा। अब यहां से खूब सारे क्वेश्चन आपको सीटें मिलेंगे कि इस ग्राफ का स्लोप इतना है, बताओ एक्टिव एनर्जी क्या होगी। तो जो भी स्लोप होगा वो आगे लिख देना, लिख दोगे ना? ये तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आर क्या रखोगे? वो किस में पूछा है इस पर डिपेंड करता है। मान लो उसने जूल में पूछा है तो आर 8.314, और कैलोरी में पूछा है तो 2। कैलोरी में पूछते हैं जनरली, कैलकुलेशन कम हो जिससे। ये बात क्लियर? एक इसकी डिफरेंशिएट फॉर्म, अगर मैं dt के साथ डिफरेंशिएट कर दूं, छोटा सा बाय dt करना है, देखो d बाय dt ln k, ये तो आपको पता करना है। ये कांस्टेंट है तो ये कितना हो जाएगा? 0। तो मुझे यहां मिला माइनस d बाय डी टी ई ए बाय आर टी। ओके, यहां भी एक बात ध्यान रखेंगे, पॉइंट शायद आपके पास में लिखा है नहीं लिखा हुआ। एक कंफ्यूजन रहता है ऐसे कि एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है कि नहीं करती, है ना? बहुत सारी बुक्स में लिखा हुआ है डिपेंड करती है, लेकिन एनसीईआरटी में क्लियर लिखा है कि नहीं करती, है ना? लिख भी लो अगर नहीं लिखा तो ये बात। बोथ ए मतलब वो आरएनएस फैक्टर, बोथ ए एंड ई ए एक्टिवेशन एनर्जी, बोथ ए मतलब आरएनएस फैक्टर एंड ई ए आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर। तो फिर तो ये ऐसे आ गया, इसका मतलब ये दोनों तो कांस्टेंट हो गए, ई और आर, तो है ना? ये मैंने बाहर निकाल दिया, ई ए बाय आर। तो इधर मुझे मिला 1/dt और t की पावर -1, t की पावर -1 n इंटू एक्स की पावर n-1। ये होता है ना फॉर्मूला, n इंटू एक्स की पावर n-1। तो n कितना इसका? -1, -1 तो बाहर आ गया, माइनस इंटू -1 ई ए बाय आर, टी की पावर -1 मतलब टी की पावर -2। ये स्कोर क्या लिख दूं मैं? 1/t²। ये माइनस माइनस क्या बन गया? प्लस बन गया। एक सिंपल सा क्वेश्चन एक बार नीट में पूछा हुआ है, बोनस था ये तो एक तरीके से, है ना? देखते पता चल रहा था। क्लियर एकदम? इस फॉर्मूले पे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनती है वो किस फॉर्मेट में बनती है? देखो कि एक रिएक्शन के लिए ऐसा लिखा था, और फिर आगे बोला कि ये इंफॉर्मेशन मैंने दे दी, फाइंड ए एंड ई ए, आगे ऐसे लिखा था। कंपेयर कर देंगे? वेरी गुड, कर दो तो।
तुरंत ही कर दो। इतना पता तो लगे कि आरएस इक्वेशन पे है, ये ई और ए उसी में आते हैं। तो एक बार आरएस इक्वेशन लिखो, उसका लोग ले, और ये एलन नहीं, लोग लिखो, इसको कैलकुलेशन पड़ेगी उसमें, एलओजी लिखो। टेन पर 6 तो ए आया है ना, कैलोरी में निकाल दो, आसानी से निकाल लोगे। वो तो खैर ऑप्शन में दिया होगा, अपन तो कैलोरी में निकाले ना। ए 10⁻6 आ रहा है, ठीक है। जैसे आप ऐसा देखोगे, आप सीधा बोलोगे ये क्वेश्चन तो आरएनएस इक्वेशन का है, मतलब के इक्वल टू ए ई बाय आर टी। अब इसका लोग ले लेंगे, लोग के इक्वल टू लोग ए माइनस ई ए 2.303 आर टी। अब इसको इससे कंपेयर करेंगे। सबसे पहले देखो ये किसके इक्वल आएगा, लोग ए के, मतलब लोग ए कितना है 6, तो ए कितना आ गया 10⁻6। फिर इसको इक्वेट करोगे इस टर्म से, मतलब 2000 बाय टी कितना दिया हुआ है, ई ए बाय 2.303 आर टी, टी से टी कैंसिल आउट, सो ई ए इक्वल टू 2000 इंटू 2.303 इंटू आर, आर जो भी आपसे बोले, मान लो कैलोरी में बोला तो आप 2 लिख देना, कैलोरी में आ गया। यहां से इस टाइप की प्रॉब्लम बनती है, क्लियर है। आगे देखो फिर और किस टाइप की प्रॉब्लम बनेंगी। मान लो मैंने टेम्परेचर T1 लिया, तो ये बन जाएगा K1, इसको लिखूं A1 और इसको EA1। हाँ, इसको तो ये रखना है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते, अभी पढ़ा था हमने ये, केवल के बदलेगा, है ना। अगर मैं टेम्परेचर T2 लूंगा तो ये हो जाएगा K2 log A माइनस EA बाय R 2.303 R T2, सही है। इसको अपन इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब आपको लिखना है इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 मीन्स log K2 माइनस log K1 इक्वल टू माइनस EA बाय 2.303 RT2 माइनस ये वाला माइनस EA बाय 2.303 RT1, ये प्लस में बन जाएगा। तो फाइनली जो मुझे टर्म मिली वो मिली log K2 बाय K1 इक्वल टू, देखो ये मैं कॉमन लूंगा ये, है ना, तो ये आ जाएगा 2.303 EA बाय 2.303 R, पहले कौन सा आएगा 1 बाय T1 1, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ये पार्ट लेकिन अब इस बार बोर्ड से हटा दिया गया, है ना, तो बोर्ड में तो हर बार क्वेश्चन आता था इसके ऊपर, अब ये हटा दिया इस बार, है ना। एनसीईआरटी का सही से सिलेबस देख के फिर आपको करना है सारा काम। इस पे किस टाइप की प्रॉब्लम बनेगी, इसमें तो अच्छी खासी कैलकुलेशन आएगी, नीट में पूछे हैं क्वेश्चन इसके ऊपर प्रॉपर कैलकुलेशन। एक क्वेश्चन करके देखो, व्हेन टेम्परेचर फ्रॉम 300 Kelvin to 600 Kelvin, rate of reaction becomes
ट्वाइस फाइंड ईए इन कैलोरी। हो गया? देखो, रेट ट्वाइस हो गई मतलब के ट्वाइस हो गया। सही बात है ना? रेट ट्वाइस होगी मतलब के ट्वाइस हो गया। तो बताओ ये कितना आया? लोग 2/1 कर दूं कि मान लो ये के था तो ये डबल बन गया, 2k बन गया। नहीं समझे शायद? समझ गए ना? ये मुझे कैलकुलेट करना है 2.303। आर आपको 2 लेना है, 1/T1। T1 कितना है? 300 और ये 600। बड़ा वाला टेम्परेचर यहां लिखना वरना नेगेटिव में आ जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी। समझ गए? लोग 2 पता ही है आपको। हाँ। एक और बात देखो यहां पे, यूनिट ऑफ ईए ये क्या होती है? जूल पर मोल और कैलोरी पर मोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप पर मोल में डिफाइन करते हैं हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी। इसका मतलब पता है क्या हुआ? कि आपसे बोले कि एक रिएक्शन है, ए गिव्स बी, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ई है, तो बताओ 2a गिव्स 2b, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? या मैं आपसे बोलूं 5a गिव्स 5b, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी? तो आप बताएंगे ई होगी, ई होगी। क्योंकि आप रिएक्शन में कुछ भी लिख दें, आपको डिफाइन तो परमोल ही करना है, तो परमोल तो चेंज नहीं होगी ना। नहीं समझे? समझ गए? तो आपसे कोई बोले कि एक्टिवेशन एनर्जी स्टेट फंक्शन, स्टेट कहां से आ गया? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव इंटेंसिव कहां पढ़ा था हमने? थर्मोडायनेमिक्स में। एक्सटेंसिव मतलब जो अमाउंट पर डिपेंड करती है, इंटेंसिव मतलब जो डिपेंड नहीं करती। क्या ये अमाउंट पर डिपेंड करेगी? नहीं, अमाउंट से तो आपने डिवाइड कर रखा है इसको, अमाउंट से डिवाइड कर रखा है आपने। समझ गए ना? और अमाउंट से डिवाइड कर दिया, इसका मतलब प्रॉपर्टी कैसी हो गई? इंटेंसिव हो गई। ये इस तरीके से ही है कि मान लो मेरे पास 100 रुपीज थे, इनके पास 500 रुपीज है। हम दोनों एप्पल खरीदने गए कोई एक के पास, दोनों है ना एक ही पास से एप्पल लेकर आए। अब बताओ ये जो हम एप्पल लेकर आए हैं, क्या ये दोनों के नंबर सेम होंगे? अरे मैं 500 रुपीज के एप्पल लाया, वो 500 के लाए, क्या हम दोनों सेम नंबर ऑफ एप्पल लेकर आए? यार सेम कैसे लाए? मैं 500 का लाए, मैं 100 का लाया, 500 का लाया। मैं 100 का लाया, ये 500 का लाया। अब ठीक है, हाँ क्या दोनों सेम नंबर ऑफ एप्पल लाएंगे? अच्छा ये बताओ जो पर एप्पल प्राइस हमने दिया है क्या वो सेम है? जो ये पर एप्पल प्राइस है ना, वो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आपने पर एप्पल से डिवाइड कर दिया, अमाउंट से डिवाइड कर दिया, और ये जो टोटल अमाउंट आई है ये क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एनर्जी होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एनर्जी क्या होती है? एक्सटेंसिव। कैसी भी एनर्जी जिसके पीछे आपको एनर्जी लिखा दिख जाए, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, कुछ भी बोले आप, क्या बोलेंगे? एक्सटेंसिव। लेकिन ये क्या है? इंटेंसिव, क्योंकि अमाउंट से डिवाइड कर दिया। क्लियर बात? एक एग्जांपल देखो, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखना भी है।
फटाफट से लिख दो। जल्दी लिखो बच्चों। मैं समझाऊं तो ये क्या है? दो रिएक्शन है, एक में ए से बी बना, दूसरे में सी से डी बना। दोनों के आरएचएस फैक्टर आपको सेम मानना है, बाई चांस सेम है मान लीजिए। एक्टिवेशन एनर्जी इसकी कम है, इसकी ज्यादा है, 10 और 50। 300 केल्विन पे इसका रेट कांस्टेंट K1, इसका K1 डैश। 600 केल्विन पे ये K2 और ये K2 डैश। पूछा है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। सबसे पहले लिखा था K1 इज लेस देन K2। बताओ ट्रू की फॉल्स? ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? करेक्ट है। कैसे पता चला? टेम्परेचर बढ़ाने पर हमेशा के बढ़ेगा। तो ये है ना, 300 केल्विन वाला है, ये 600 केल्विन वाला है, तो डेफिनेटली 600 केल्विन वाला बड़ा होगा 300 से। करेक्ट। इसका मतलब तो ये बात भी सही है, K1 डैश इज लेस देन K2 डैश। ओके, थर्ड बताना, K1 इज ग्रेटर देन K1 डैश। गलत है। देखो, K का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है A बाय RT। मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं, इन दोनों को कंपेयर करता हूं, तो दोनों में T सेम है, R कांस्टेंट है, दोनों का A भी सेम है। अब बताओ, अगर E की वैल्यू ज्यादा होगी तो K की वैल्यू कम आएगी, क्योंकि नेगेटिव साइन है। समझे? एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज्यादा, उसके पास एक्टिव पार्टिकल उतने ही कम। खुद ही समझिए ऐसे कि ये अभी हमने काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाया था, ऐसा बनाया था ना। एक रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है, एक रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है, इसके पास एक्टिव पार्टिकल कितने हैं? इतने से। इसके पास एक्टिव पार्टिकल इतने सारे। जिसके पास एक्टिव पार्टिकल ज्यादा, वहां कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा, इफेक्टिव कोलिजन भी ज्यादा। इफेक्टिव कोलिजन क्या होती है? हाँ, जिससे प्रोडक्ट बनना श्योर है वो। बात क्लियर है? आपने कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन देखा होगा एक जगह पे कि देखो, एक रिएक्शन है कॉम्प्लेक्स और वो 3 स्टेप में कंप्लीट हो रही है। ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है। हर स्टेप में एक टीएस बनती है ना, ट्रांसलेट है। आपसे बोले कि इनमें से कौन सी है ना, वो आरडीएस है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो आप बोलेंगे कि इनमें जो सबसे स्लोवेस्ट होगी वो आरडीएस होगी, और स्लोवेस्ट हम पता करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी से। ये एक्टिवेशन एनर्जी है पहले वाले की, ये एक्टिवेशन एनर्जी है दूसरे वाले की, ये एक्टिवेशन एनर्जी है तीसरे वाले की। क्लियर पता चल रहा है कि इसमें जो थर्ड स्टेप है ना, वो सबसे फास्ट है, क्योंकि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी सबसे कम है। और स्लो स्टेप कौन सी है? फर्स्ट। तो फर्स्ट हुई आरडीएस। वही कंसेप्ट यहां लगाना था। तो क्या ये बात सही है फिर? ये बात सही है। इसका मतलब ये भी श्योर है कि जो K2 है वो K2 डैश से बढ़ाएगा। अरे वही कंपैरिजन इन दोनों का है ना। ये मैंने इसलिए कराया है इसके लिए, जो ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, K2 डैश बाय K1 डैश इज ग्रेटर देन K2 बाय K1। ये करेक्ट है, मैं पहले बोल देता हूं करेक्ट है ना। पहले तो आपको ये समझाना कि मैं यहां समझाना क्या चाह रहा हूं और ये करेक्ट क्यों है।
अभी आपने कैसा फॉर्मूला लिखा था, log K2 by K1 इक्वल टू EA बाय 2.303 R 1 by T1 माइनस 1 by T2। ए कैसे लिख देता हूं, log K2 डैश K1 डैश EA बाय 2.303 R 1 by T1 माइनस 1 by T2। दोनों एक्सपेरिमेंट कंपेयर करिए, दोनों में क्या ये पार्ट सेम है, ये T1 T2 वाला, T1 T2 दोनों में सेम है, ये कांस्टेंट है। अब K2 बाय K1 इसका जो रेशियो है वो डिपेंड करता है EA पे, और K2 डैश बाय K1 ये करता है EA डैश पे। जिसका EA ज्यादा उसमें ये रेशियो ज्यादा। देख के पता चल रहा है, नहीं समझ में आ रहा, अरे तो फॉर्मूले से पता चल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये रेशियो है, ये वाला रेशियो, ये इस रेशियो से बड़ा आना चाहिए, क्योंकि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है। मैथमेटिकली तो समझ में आ गया। अब थ्योरेटिकली क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, सुनो। एक रिएक्शन जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी काफी ज्यादा है, एक की काफी कम है। कम एक्टिवेशन वाले की स्पीड, सॉरी, कम कम वाले की रेट ज्यादा होगी और ज्यादा वाले की कम होगी। अगर आप कुछ पार्टिकल्स बढ़ाते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करके, कुछ एक्टिव पार्टिकल्स बढ़ाते हैं, तो किसकी रेट में परसेंटेज इंक्रीमेंट ज्यादा आएगा, क्वेश्चन ये है। देखो, जो रिएक्शन ए गिव्स बी है और सी गिव्स डी है, इसमें से मान लीजिए T इक्वल टू 300 केल्विन पे सपोज करो 1000 एक्टिव पार्टिकल्स हैं। जैसे आपने टेम्परेचर 600 केल्विन किया, ये बढ़ के मान लीजिए 2000 हो गए, सपोज करो, ऐसे ही मैं ले रहा हूं। इसके पास एक्टिव पार्टिकल बहुत कम थे पहले, क्यों, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है। मान लो इसके पास 10 पार्टिकल्स हैं। जैसे आपने टेम्परेचर 600 किया, इसके पार्टिकल्स बढ़ के कितने हो गए, 30 हो गए। आप चेक करिए, फर्स्ट जो रिएक्शन है उसकी रेट डबल होगी, अप्रोक्सीमेट, कि पहले यहां 1000 पार्टिकल्स थे, अब 2000 हो गए, रेट कितनी हो गई, डबल। जबकि नीचे वाले की 3 टाइम्स हो गई। अभी भी यहां रेट कम है, रेट तो अभी भी कम है सेकंड रिएक्शन की, हमेशा ही कम रहेगी किसी भी टेम्परेचर पे, लेकिन जो ये परसेंटेज इंक्रीमेंट है वो ज्यादा होगा, क्योंकि उसके पास पहले बहुत ही कम एक्टिव पार्टिकल थे। देखो इसके पास कितने एक्टिव एक्टिव पार्टिकल बड़े हैं, 1000, इसके पास कितने बड़े हैं, 20 बड़े हैं, लेकिन फिर भी परसेंटेज में ये बड़ा है। बात समझे, इसको मैं ऐसे समझाते हैं कि जो रिएक्शन हाई एक्टिवेशन एनर्जी की होती है वो टेम्परेचर के लिए हाईली सेंसिटिव होती है। जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है वहां टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेट में ऐसे बहुत ज्यादा परसेंटेज इंक्रीमेंट नहीं होगा, क्योंकि वहां ऑलरेडी खूब सारे एक्टिव पार्टिकल्स हैं। जिसके पास एक्टिव पार्टिकल काफी कम है, टेम्परेचर बढ़ाने पे उसको मजा आ जाएगा, यार हमारे पास तो कुछ था ही नहीं, अब कुछ पार्टिकल्स आएंगे। समझे बात, तो इस बात को लिख सकते हैं हम लोग। पहले तो इसको ये लिख लीजिए, है ना, सॉल्यूशन भी लिखना उससे, मैंने इससे सोल्व किया है ये फिफ्थ ऑप्शन है ये, है ना, ये सॉल्यूशन नहीं है, इसका सॉल्यूशन ये है फिर, तो इसमें सारे ऑप्शन करेक्ट थे।
कर लिया क्या? तो एक लाइन लिख रहे थे आप, रिएक्शन हैविंग हाई एक्टिवेशन एनर्जी, reaction having high activation energy is more sensitive for temperature, more sensitive for temperature. यह सेंसिटिव का मतलब तो समझ गए क्या? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन की गुदगुदी होगी, मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो रेट में चेंजेस आएंगे ना वो ज्यादा होंगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट उसकी खूब ज्यादा बढ़ेगी, टेम्परेचर कम करोगे तो खूब कम होगी, वो वाला केस। एक एक और टर्म है टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसका मतलब समझा देता हूं क्या है, सिंपल सी बात है ये तो। सुनो, जब कोलिजन थ्योरी और आरएनएस इक्वेशन नहीं थे, उससे पहले रिएक्शंस पर जो टेम्परेचर का इफेक्ट था वो किससे बताया जाता था? टेम्परेचर कोफिशिएंट से। बहुत पुराना कंसेप्ट है ना। ये क्या बताता है कि अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस, अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेट कितना टाइम से बढ़ जाती है। मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, बता रहा हूं, डेफिनेशन बोलिए यार, आंसर बोलने लग गए। मैं बोल रहा हूं क्यूट, ये म्यू क्या होता है? 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट जितना टाइम से बढ़ जाएगी उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या हुआ? रेट एट टाइम टी, रेट एट टाइम टी प्लस 10, या आप बोल सकते हैं के एट टाइम टी, के एट टाइम टी प्लस 10। डेफिनेशन समझ में आ गई? जनरली ये कितना होता है? 2 और 3 के बीच में, मतलब 2 और 3 इसके बीच में कुछ भी आ सकता है, कि जनरली हम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो रिएक्शन की रेट डबल से ट्रिपल तक हो सकती है। यहां से किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं? देखो बिल्कुल सिंपल सिंपल बनते हैं। फर्स्ट है Q10 for a reaction is 3 at 27 degree Celsius, rate equal to R. Find rate at 57 डिग्री सेल्सियस। जल्दी से सोल्व कर दो तुरंत। क्या बोल रहे हो? 27 आर, 27 आर कितने लोगों का आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? तो 3 टाइम 3 टाइम 3 टाइम करना है बस। देखो मैंने बोला 27 डिग्री सेल्सियस पर रेट है आर, इसका म्यू है 3, मतलब हर 10 डिग्री सेल्सियस पर रेट 3 टाइम्स हो जाएगी। मान लो मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा के 37 डिग्री सेल्सियस कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 3R। 10 बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? अगर मैं इसको बढ़ा के 47 डिग्री सेल्सियस कर दूं तो ये हो जाएगा 9R। अगर मैं बढ़ा के 57 डिग्री सेल्सियस कर दूं तो ये हो जाएगा 27R। यही तो पूछा था। आसान है। ओके, इसको एक और तरीके से किया जा सकता है। देखो मैं एक फॉर्मूला बनाता हूं, बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला है, आप बना सकते हो, रटने की जरूरत ही नहीं है। कैसे? देखो, मुझे पता करना है के या रेट, कुछ भी रेट मान लो, रेट एट टेम्परेचर T2। ये जो टेम्परेचर है ना इसको मैं T1 बोल रहा हूं, और ये जो फाइनली जिस पे चाहिए आपको वो T2। ओके, ये इक्वल होगी रेट एट T1 इनटू, अब देखो हर 10 डिग्री सेल्सियस पे कितना बढ़ जाएगी? म्यू टाइम्स। हर 10 डिग्री सेल्सियस पे म्यू टाइम्स बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो अगर मान लो मैंने केवल 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया होता तो रेट क्या आती है? इनटू म्यू। यार यही तो कर रहे हो, जैसे यहां से यहां गए, आपने 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 10 बढ़ाया फिर म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। इतना तो समझ में आ गया। अब आगे देखना है कि कितने म्यू होंगे। अब है कितने म्यू होंगे, वो कितने म्यू होंगे? आप देखो कितनी बार 10 10 10 बढ़ा है, तो वो कैसे पता कर सकते हो?
आप ऐसे कर सकते हो। जैसे मान लो 2 म्यू हुए, सपोज करो 2 बार म्यू होता, तो आप क्या करते, म्यू का स्क्वायर, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां पर 2 म्यू हुए कि नहीं हुए, तो आपने क्या किया, म्यू स्क्वायर आर। 3 म्यू होंगे तो क्यूब कर दोगे। ओके, अब कितने म्यू है ये कैसे पता करें, इन दोनों का डिफरेंस निकालो और 10 से डिवाइड कर दो। बताओ कितने म्यू होंगे, पता चला कि नहीं चला। कितनी बार 10 10 10 बढ़ा है, हाँ मान लो 10 से 100 जाते हम लोग, 10 से 100 कितनी बार 10 10 10 बढ़ाया, तो आप सीधा लिखते 100 माइनस 10/10, 9 टाइम्स बढ़ाया। और सही बात है, 10 से 20 किया, 30 किया, 40 किया, 50 60 70 80 90 100, 9 टाइम्स आ गया। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, T2 माइनस T1/10 है ना, वो इसकी पावर कर दो। मेरे हिसाब से तो सिंपल सी छोटी सी मैथ थी ये, वैसे कुछ रटने वाला कोई बड़ी बात है नहीं है। बात समझ गए, अब आप करो, बस वही आंसर आएगा। करके देखोगे एक, चलो ये करके बताओ। ये है 3√3, 3√3 आ रहा है, सही बात है। आपने लिखा R2 इक्वल टू R1 म्यू T2 माइनस T1/10। R1 R है, म्यू कितना है 3, 50 माइनस 35/10, R3 की पावर 1.5। इसको आप लिख सकते हैं R इंटू 3 की पावर 1 और 3 की पावर 0.5। 3 की पावर 0.5 को क्या बोल सकते हो, √3, 3√3R। आसान, क्लियर। अब फाइनली है ना, देखो कोलिजन थ्योरी और आर्गेनिक इक्वेशन दोनों की कंक्लूजन बिल्कुल सेम है। और टेम्परेचर कोफिशिएंट क्यों पढ़ाया गया, क्योंकि जब ये थ्योरी हमारे पास नहीं थी तो हम कुछ पुरानी थ्योरी यूज करते थे, और वो कौन सी थी, टेम्परेचर कोफिशिएंट वाली। अब अगर ये बोले कि 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो के कितना बढ़ेगा, तो आपको आर्गेनिक इक्वेशन से करना है। जब वो स्पेशली ये टर्म बोल के फिर क्वेश्चन पूछे तो ही इसको फॉलो करना है। लास्ट टॉपिक, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की प्रेजेंस रेट ऑफ रिएक्शन को, बोलो बच्चों, कैटलिस्ट की प्रेजेंस रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देती है। इंक्रीज क्यों करती है, क्योंकि वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देती है। क्या कैटलिस्ट की प्रेजेंस रिएक्शन मैकेनिज्म को चेंज कर देगी, कर देगी, है ना, देखो करेगी। पहले ये ग्राफ ऐसा था, यहां ये जो एनर्जी थी वो थी एक्टिवेशन एनर्जी। फिर आपने लिया कैटलिस्ट, कैटलिस्ट ने कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो एक्टिवेशन एनर्जी आई वो आ गई ई डैश। यहां जो ऊपर टीएस है उसको मैं टीएस बोल रहा हूं, और इसको मैं बोल रहा हूं टीएस डैश। क्या दोनों टीएस सेम है या डिफरेंट है, अगर दोनों की एनर्जी डिफरेंट है तो डेफिनेटली ये अलग अलग स्पीसीज है।
अरे एक स्पीशीज की दो एनर्जी थोड़ा हो सकती है। और अगर टीएस बदल गया इसका मतलब मैकेनिज्म बदल गई। समझ गए ना? तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस, आप ऐसे बोलेंगे कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रेट क्यों बढ़ जाती है, तो आप कैसे समझाएंगे इस बात को? कैटलिस्ट रिएक्शन की मैकेनिज्म को चेंज कर देता है। वो एक रिएक्शन को ऐसा पाथ प्रोवाइड कराता है जिसमें कम एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो एक्टिव पार्टिकल्स बढ़ेंगे, एक्टिव पार्टिकल बढ़ेंगे तो डेफिनेटली रेट बढ़ेगी। नहीं समझ में आया? आ गया ना? ये तो होगी थ्योरेटिकल बात। क्या कैटलिस्ट रेट को कम भी कर सकता है? नहीं कर सकता, रेट को बढ़ाता है कैटलिस्ट केवल। अपने एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है सरफेस केमिस्ट्री में, है ना, कैटालिसिस, उसमें मैं बोलता हूं वो लाइन क्या है कि कैटलिस्ट है ना, कैटलिस्ट वो हमेशा पॉजिटिव कैटलिस्ट के लिए ही ये टर्म यूज करते हैं। जब आपसे बोले कैटलिस्ट तो आपके दिमाग में नेगेटिव नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव ही आना चाहिए। नेगेटिव कैटलिस्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इनहिबिटर से। बात समझ गए? तो ऐसे कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को दो ऑप्शन थे, इंक्रीज करता है, मे इंक्रीज और डिक्रीज, तो आपका आंसर होना चाहिए इंक्रीज। हाँ, वो लिख ही दे ऐसे जा करके, वैसे तो नहीं आएगा, अब नहीं आएगा। नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है ये टर्म नहीं आएगी, इसके बजाय क्या लिखेंगे, इनहिबिटर्स क्या करते हैं। तो आप बताएंगे इनहिबिटर्स रिएक्शन मैकेनिज्म को चेंज कर देते हैं। वो एक ऐसा पाथ प्रोवाइड करते हैं जिसमें ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, उससे रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाती है। एनसीईआरटी में तो ये लिखा हुआ है। हाँ, और अगर आप पूछ ले नेगेटिव कैटलिस्ट तो फिर ये मत सोचना कि नेगेटिव कैटलिस्ट कैसे पूछ लिया, मैं तो नहीं करूंगा इसको सोल्व। हाँ, पूछ ले तो अलग बात है यार, नेगेटिव कैटलिस्ट टर्म आ ही गया तब तो आंसर करना ही है। पर एनसीईआरटी ने ऐसे लिखा हुआ है जो मैं बोल रहा हूं कि नेगेटिव कैटलिस्ट के साथ नेगेटिव यूज नहीं होता, ऐसे लिखा हुआ है। सरफेस पढ़ाऊंगा, पढ़ेंगे ना, तब मैं अंडरलाइन कराऊंगा आपको लाइन। ये तो थ्योरेटिकल बात हो गई। अब कैलकुलेशन की कैसे चेंज करेगा, कितना चेंज करेगा रेट को, वो कैसे कर लेंगे हम? ऐसे कर लेंगे कि देखो, बिना कैटलिस्ट के हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, कैटलिस्ट का इफेक्ट देख रहा हूं तो मैं टेम्परेचर सेम रख रहा हूं। इन दोनों में बड़ा कौन होगा, के या के कैटलिस्ट? के कैटलिस्ट। तो मैंने लिखा के कैटलिस्ट बाय के इक्वल टू, ए कैंसिल आउट हो गया, ऊपर आया ई ए डैश बाय आर टी, ई ए बाय आर टी, ये पावर ऊपर ले जा सकता हूं तो मुझे मिला, ये पावर ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव होगी, ई ए माइनस ई ए डैश बाय आर टी। बोलो, कैलकुलेशन इससे करनी है। अब इसका लॉग लेके सोल्व कर देना, है ना, कैसे? एल एन के कैटलिस्ट बाय के इक्वल टू ई ए माइनस ई ए डैश बाय आर टी। फिर इसको 10 बेस में कन्वर्ट कर लेना, मतलब यहां 2.303 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां से इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बनती है। ऐसे ये चैप्टर खत्म होता है। एक लास्ट बात देखो, मान लीजिए कोई एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ए गिव्स बी, ये इसका K1, ये इसका K2, ये इसका एक्टिवेशन एनर्जी EAF, ये है EAB। इसको क्या बोलेंगे बताओ, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, इसको क्या बोलेंगे? EAF, रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी। देखो रिएक्टेंट यहां है, जितना बैरियर उसको क्रॉस करना है वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी है, तो इसको यहां आने के लिए क्या क्रॉस करना पड़ेगा? ये हाइट। प्रोडक्ट यहां है, रिएक्शन रिवर्सिबल है, इसको यहां आना है तो कौन सी हाइट? ये हाइट EAB। ये जो डिफरेंस है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी का, उसको क्या बोलते हैं? डेल्टा एच। पहले तो ये बता दो कि कैटलिस्ट है, क्या डेल्टा एच को चेंज करता है? कैटलिस्ट कभी भी किसी रिएक्शन की थर्मोडायनामिक्स को अफेक्ट नहीं करता, वो केवल काइनेटिक्स को अफेक्ट करता है। कोई भी थर्मोडायनिक क्वांटिटी जैसे एंथैल्पी, एंट्रोपी, है ना, इंटरनल एनर्जी, किसी चीज को वो चेंज नहीं करेगा। गिब्स फ्री एनर्जी किसको चेंज करेगा? केवल
काइनेटिक पैरामीटर्स को, काइनेटिक पैरामीटर जैसे एक्टिवेशन एनर्जी, रेट कांस्टेंट, इन सबको, तो डेल्टा एच नहीं बदलेगा। डेल्टा एच इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं, ई ए एफ माइनस ई ए बी, एफ माइनस बी आएगा या बी माइनस एफ आएगा, ई ए एफ माइनस ई ए बी, क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। आपको क्लियर पता चल रहा है, देखो यहां पे, क्या ई ए एफ छोटा है ई ए बी से, तो ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आना चाहिए था, और एंडो होता तो पॉजिटिव आ जाता, पॉजिटिव आना चाहिए था। क्लियर है? तो ऐसे चैप्टर खत्म। तो ये मेरा ही रिवीजन हुआ है या आप लोगों का भी हुआ है? आप लोगों का भी हुआ है क्या? आप लोगों का तब हुआ होगा जब एक बार घर पे जाके पढ़ा होगा, इस पे कुछ क्वेश्चन सोल्व करे होंगे, करें? तो हम अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। एक बार बोल तो देता हूं, ऐसे लगेगा कि शुरू कर दिया था आज ही। ये वो छोटा सा चैप्टर है, बिल्कुल आसान सा है ना? ये तो 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा अगर आपको कंसंट्रेशन टर्म सही से आती है। कंसंट्रेशन टर्म, मोल कंसेप्ट, ये है ना बेस होता है, जिसका ये पार्ट वीक है, उसकी फिजिकल केमिस्ट्री कभी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती, चाहे वो कुछ भी कर ले। तो कंसंट्रेशन टर्म बहुत अच्छे से आपको आनी चाहिए। आती है क्या? कंसंट्रेशन टर्म कैलकुलेट करना, डाइल्यूशन, मिक्सिंग और इंटर कन्वर्जन, कंसंट्रेशन टर्म्स के इंटर कन्वर्जन। एक कंसंट्रेशन टर्म दे दें, दूसरी कैसे लाएंगे? आता है ना सबको? तो कल आप क्या करके आओगे? काइनेटिक्स में टेम्परेचर का इफेक्ट, कैटलिस्ट का इफेक्ट, इनके प्रॉब्लम करेंगे, और कंसंट्रेशन टर्म आपको रिवाइज करके आनी है। मतलब फॉर्मूले भी याद कराओगे तो काम चल जाएगा, फॉर्मूले भी याद ना हो तो डेफिनेशन याद कराओगे तो चल जाएगा। डेफिनेशन आती है फिर सब कुछ कर देंगे हम। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं फिर।